नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। नीतीश कुमार भी भारत वापस आ गए हैं, इंडिया लौट आए हैं। आज दिल्ली में थे, बिहार भी पहुंचेंगे। और उनकी ओर से नीतीश कुमार ने तो खुद नहीं कहा, लेकिन संजय झा ने कहा हमारी बातचीत तो हो चुकी है, बस कुछ सीटों की अदला बदली होनी है। तो जेडीयू बिल्कुल स्पष्ट है कि हम तैयार हैं, हमारे और बीजेपी के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। चिराग पासवान चुनाव जब दस्तक दे रहा है, जब गठबंधन तय हो रहा है, तो चिराग पासवान कह रहे हैं चिराग पासवान न झुकने वाला है न टूटने वाला है। कितनी बार मुझे झुकाने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं टूटा कहां। तो सवाल ये पैदा होता है, वे कह रहे हैं कि मैं सिर पर कफन बांध कर चला हूं, कि ये चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं, चिराग पासवान क्या संदेश देना चाहते हैं। कौन है जो उन्हें तोड़ रहा है, कौन है जो उन्हें झुका रहा है। क्या बीजेपी झुका रही है, क्या नीतीश कुमार झुका रहे हैं। कौन तोड़ना चाहता है, कौन झुकाना चाहता है, और चिराग पासवान की मंशा क्या है, इसे समझा जाना आवश्यक है। क्योंकि अब 24 घंटे 48 घंटे देखिए, मुकेश सहनी की गाड़ी भी आगे चल ही पड़ी है, दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिनके बारे में इधर उधर होने की आशंका व्यक्त की जाती है, उनके बारे में खबर यह भी है कि इधर भी बात कर रहे हैं और उधर तेजस्वी यादव से भी संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान जो कह रहे हैं, न मैं झुकने वाला हूं न टूटने वाला हूं। कौन झुका रहा है, कौन तोड़ रहा है, अजीत जी। देखिए, आप इस बात को अगर आप समझिएगा, उनकी पॉलिटिक्स जिस तरह से चली है और जिस तरह के संबंध चिराग पासवान और उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी के थे नीतीश कुमार से, तो ये पहली जी नजर में तो यही दिखेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो उनको झुकाने की और तोड़ने की कोशिश कर रही है। और जी चूंकि वो बड़ी सहयोगी पार्टी है इस एनडीए गठबंधन में बिहार में, और एक बड़े फैनफेयर के साथ बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी करा करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके दबाव में कहीं ना कहीं बीजेपी भी चिराग पासवान के ऊपर दबाव डाल रही है। जी इसमें ये कह सकते हैं कि प्राइम फोर्स, उनको दबाने और तोड़ने की कोशिश करने वाला प्राइम फोर्स जेडीयू है, नीतीश कुमार है, जी। और हम्म सब्सिडियरी फोर्स बीजेपी है, हम्म जो जेडीयू के दबाव में, जेडीयू के कहने पर, जेडीयू की सीटों की जो मांग है उसकी मजबूरी में बीजेपी भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डाल रही है। देखिए, जी ये चिराग पासवान के भाषण को अगर आप डिकोड करेंगे, उनकी वेबसाइट, उनका जो एक्स हैंडल है उस पर जो चीजें पोस्ट की गई हैं उनको जब आप डिकोड करेंगे, जो मीडिया में उनकी तरफ से खबरें आई हैं, जो जी। दिल्ली की मीडिया में थी, उसको अगर हम्म आप उसके राज को खोलने की कोशिश करेंगे, उसके समझने की कोशिश करेंगे, तो ये दिखेगा कि वो इस समय दोनों पार्टियों से नाराज हैं, जेडीयू से भी और बीजेपी से भी। वो जी। दोनों पार्टियों से नाराज है। उनकी इच्छा थी, हम्म उनकी मंशा थी, वो चाहते थे कि बीजेपी खुलकर उनकी तरफदारी करे, क्योंकि वो हम्म बीजेपी के हनुमान की तरह, नरेंद्र मोदी के हनुमान की तरह एक्ट करते रहे हैं, और उसमें हम्म। उन्होंने सफर भी किया है, वो विक्टिम हुए हैं, वो पीड़ित जी। पक्ष है। तो हम्म पीड़ित पक्ष के नाते उनकी एक मंशा थी कि बीजेपी उनकी तरफ से खुल करके बात करे, जो बीजेपी नहीं कर रही है। तो बीजेपी से भी वो आहत हुए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी नाराजगी है, उनको गुस्सा है, और बीजेपी को लेकर के दुख है कि बीजेपी इस मौके पर उनको डिफेंड नहीं कर रही है, उनकी तरफदारी नहीं कर रही है, उनकी जो जी। मांग है उसको पूरी नहीं कर रही है। उनकी हम्म। दोनों से कैसे उनकी नाराजगी है, ये उनके उसी भाषण में और कई चीजों में है। देखिए, न बिल्कुल। मुझे तोड़ने की और झुकाने की कोशिश की जा रही है, न न टूटूंगा न झुकूंगा। तो ये बात हम्म। दोनों पार्टी के लिए है। मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की 14 करोड़ जनता के साथ है, ये भी मैसेज जी। दोनों पार्टियों को है। भाई, हम्म। या तो आप यहाँ तो कहते हैं ना कि मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है, आप खुल बिल्कुल। करके अगर आप एनडीए में हैं, जिस तरह से जिस तरह से जेडीयू ने दो टूक कहा कि मेरा गठबंधन बीजेपी से है, हमको दूसरी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी हम्म बात होगी, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है, वैसे चिराग हम्म। पासवान ने नहीं कहा कि मेरा गठबंधन बीजेपी से है। इस बार जी। उन्होंने अपना वो जुमला भी नहीं दोहराया कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। हम्म। तो ये इसका मतलब कि उनकी नाराजगी बीजेपी से भी है। जी। उन्होंने ये भी कहा, तीसरी बात जो उन्होंने ये भी कहा कि सभी ने इस बिहार प्रदेश को लूटा है, तो सभी ने हम्म। में तो बीजेपी भी है।
बीजेपी की भी बिल्कुल। तो सरकार रही है, इतने वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं, अभी भी सरकार है। तो सबने बारी बारी से लूटा है और किसी ने कुछ नहीं किया है। तो इसका मतलब उनका निशाना तो बीजेपी पर भी है, जेडीयू पर भी है और आरजेडी के ऊपर भी है। तो जी यह तो गठबंधन के समय, ऐसे समय में जब आपने ठीक कहा कि चुनाव की का बिगुल बजने वाला है, वैसे समय में ये टाइम नहीं होता इस तरह की बात करने का। ये जी। टाइम पक्ष चुनने का होता है, अपना पक्ष चुन हम्म, करके और उसके साथ मिल करके अपने को, गठबंधन को ज्यादा मजबूत सीमेंटेड करने का टाइम होता है ये। हम्म, इस टाइम में अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह की बात प्रशांत किशोर करते हैं, क्योंकि जी। प्रशांत किशोर को चुनाव नहीं लड़ना है। आप इसको हम्म, ज्ञानेश्वर जी प्रशांत किशोर इफेक्ट भी कह सकते हैं। पीके इफेक्ट जो है, जिस तरह से रमन हम्म, इफेक्ट होता है फिजिक्स में, उस तरह से इसको पीके जी। इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये पीके का असर है, हम्म, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। आप अपने तटस्थ हो गए एकदम। जो मौजूदा राजनीति है, जो मौजूदा राजनीतिक गठबंधन है, उन दोनों गठबंधनों से आप तटस्थ हो गए। हम्म, आप सबसे दूर होकर के खड़े हो गए, निरपेक्ष होकर के खड़े हो गए स्वतंत्र रूप से, और अपनी स्वतंत्र राजनीति की आप बात कर रहे हैं। ये बात जी ठीक है कि बिहार बहुत पिछड़ा रह गया, बिहार में उस तरह से विकास नहीं हुआ, जो बेईमानियों की खबरें हैं वो सब भी आती ही रहती हैं, जांच वाच होते रहते हैं। तो ये सब तो पहले कहने की बात थी ना, आज चुनाव की घोषणा के हम्म, समय तो कहने की बात नहीं होती है ये। जी आपने फिर इसका मतलब कि आप गलत समय पर पक्ष चुन रहे हैं। जब पक्ष चुनने का समय है तब आप तटस्थ हो रहे हैं, निरपेक्ष हो रहे हैं। और जब हम्म, तटस्थ होकर के, जब युवा बिहारी का कैंपेन चल रहा था, जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कैंपेन शुरू किया था, तब ये बातें कहनी चाहिए थी ना, तब खुल करके लड़ना चाहिए था। तब अपनी एक जी। तटस्थ इमेज बनानी चाहिए थी, जैसे आज प्रशांत किशोर ने बनाई है अपनी, कि हम्म, हर हम्म, आदमी सुनता है, बिहार के बाहर का भी हर आदमी सुनता है कि बात तो सही कह रहे हैं कि बिहारी क्यों मजदूरी करता है, क्यों बाहर जाता है, पलायन होता है। तो ये बातें तो जब नहीं तो कहनी थी अजीत तब जी, क्या प्रशांत हम किशोर ने नहीं इसका कही। इसका आशय ये माने कि राम को अब हनुमान अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि हनुमान को अब राम अच्छे नहीं लग रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बनते जा रहे हैं? कोई एडजस्टमेंट होगा। देखिए, नीतीश कुमार चिराग पासवान को अच्छे नहीं लगते हैं, यह बात मानी जा सकती है। चिराग बिल्कुल। पासवान को नीतीश कुमार अच्छे नहीं लगते, यह बात मानी जा सकती है। और चिराग पासवान के लिए कोई मोहलत या कोई राहत नीतीश कुमार देने जा रहे हैं, यह बात भी समझ में नहीं आती नहीं, है। भले ही नहीं, हाँ। मुकेश सहनी के लिए वह कोई मासूमियत दिखा दें और कोई सहूलियत दे दें, लेकिन चिराग पासवान, तो सवाल तो ये है ना कि राम को हनुमान अच्छे नहीं लग रहे हैं कि हनुमान को राम अच्छे नहीं लग रहे हैं? कौन किसको दबा रहा है? कौन किसको झुका रहा है? देखिए, अब तो हनुमान जी का तो प्रकट ही हुए थे राम जी का काम करने के लिए। जो जी, तुलसीदास ने लिखा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जी। तो राम काज किए बिना तो विश्राम नहीं था हनुमान जी को। हुँ, हुँ। ये कैसे हनुमान है जो राम जी के सबसे मुश्किल समय में अपने को तटस्थ लेकर के खड़े हो गए, अपनी गदा लेकर के अलग खड़े हो गए, और उल्टे गदा ऐसी भांजने लगे कि राम जी को भी नुकसान हो जाए। जी। तो ये किस तरह के हनुमान हुए आप? अगर आप हनुमान हुँ, हैं तो आप भी कहिए कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम जी। काज करना है, हुँ, हम नरेंद्र मोदी जी के काम करेंगे। तो वो तो ये भी नहीं कर रहे। अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में, अपने वीडियोज में आप देखिए, वो तो दूरी बना रहे दोनों से, समान दूरी पर खड़े बिल्कुल। हो गए। समान दूरी नीतीश कुमार से भी, समान दूरी बीजेपी से भी, समान दूरी लालू या तेजस्वी यादव से भी। और दूसरी हुँ, ओर अगर अंदर की बात करें तो तीनों जगह आप बात कर रहे हैं। जी, आपके लोग जो है, ऐसे लोग एक्टिव हो गए जो लोग आरजेडी से भी बात कर रहे हैं, बीजेपी से भी बात हो रही है, और आप खुद तीनों से दूरी दिखा रहे हैं। तो जी, हमारा ये कहना है कि बीजेपी से जो एक्सपेक्टेशन थी हुँ, वो पूरी नहीं हो रही है। तो अब ये भी जी, समझना चाहिए है, ये इनको, चिराग पासवान के लिए ये एक सबक भी होगा कि उनको हुँ, समझना चाहिए है कि राजनीति कोई भरोसा करने का बिजनेस नहीं है, कोई भरोसे का बिजनेस होता नहीं है ये। जी, इसमें आप इस उम्मीद में मत रहिए कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने अमुक जी के लिए अपना खून दिया है, किडनी दी है, तो अमुक जी आपके लिए भी दे देंगे। हुँ, पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। आपने कुर्बानी दे जी, दी, आपका जब इस्तेमाल होना था, आप इस्तेमाल हो गए। अब हुँ, आगे आपकी क्या उपयोगिता है? उस आधार पर तय होगा गठबंधन में आपकी जगह, उस आधार पर तय होगी कि आपकी कितनी उपयोगिता है। जब जी, नीतीश कुमार नहीं थे एनडीए में, तो बड़ी हुँ, उपयोगिता थी। तब हुँ, आपको हथेली पर बिठा करके घूमती बीजेपी। अब नीतीश कुमार आ गए तो अब आपकी उतनी जरूरत नहीं है। इस फैक्ट को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो ऐसी ही निराशा होती है। अगर आप जी, इस फैक्ट को स्वीकार कर लेंगे तो इस हुँ, फैक्ट तो फिर आपको निराशा नहीं होगी। फिर आप प्रैग्मेटिक्स पॉलिटिक्स जो होती है, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, उसमें रहेंगे आप जी, व्यवहारिक राजनीति में रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि हमको हमारी हैसियत के हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती हैं, और उतने पर बात करके और तब उसके ऊपर के लिए एक प्रेशर डालेंगे। देखिए, और हैसियत प्रेशर की भी इस बात तरह से आपने नहीं अजीत जी, डालेंगे कि आपने अगले को हैसियत की नुकसान हो। बात कही। अजीत जी, आपने हैसियत की बात की। चिराग पासवान कह रहे हैं 6 से कम नहीं,
और सांसद उनके पास अकेले वे स्वयं हैं। और उधर पशुपति पारस 5 सांसद, उनमें से 2 छोड़ चुके हैं। बीना देवी तो बिल्कुल ही छोड़ चुकी हैं और महबूब अली कैसर कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं। तो देखिए चिराग पासवान की जो शर्तें हैं, वह शर्त नंबर 1 6 सीटें, शर्त नंबर 2 कि आप एक ही लोजपा को रखिए एनडीए के भीतर, मतलब पशुपति पारस को आउट कीजिए। कल आपने उनके भाषण को सुना होगा, यदि हम डिकोड करें तो उन्होंने कहा घर तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई। अब घर तोड़ने की बात चाचा भतीजे का टूटना भी है और घर तोड़ने की बात रामविलास पासवान का बंगला खाली होना भी है। हमें और आपको स्मरण होगा कि जिस दिन बंगला खाली हुआ था और जिस तरीके से रामविलास पासवान की तस्वीर सड़क पर पड़ी हुई थी, किस तरीके से भाव विभोर थे और भावुक थे चिराग पासवान और किस तरीके से गरज बरस रहे थे। तो 2 बातें हुई और तीसरी बातें मनपसंद सीटें। तो पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, यह तीनों शर्तें क्या बीजेपी कबूल करने की स्थिति में है कि पहले तो 6 सीटें दे दे, दूसरा लोजपा जो पारस लोजपा है उसे बाहर का रास्ता दिखा दे, और तीसरी शर्त कि जो सीटें वे चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के पास भी है, पास ही है, और बगैर नीतीश कुमार से बात किए हुए, नीतीश कुमार से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। देखिए अभी एक नई किताब भी आई है जिसमें 2009 वाली का 2014 की कहानी का वर्णन भी है। तो ये सारी स्थितियां क्या इन शर्तों को बीजेपी कबूल करेगी? देखिए ये एक तरह का हमको जिस तरह की मांगों की बात सुनी, हम आपने भी उस बात को कंफर्म किया कि 6 सीट मांग रहे हैं और जी, पशुपति पारस को बाहर कर दीजिए, एक ही लोजपा को रखिए। तो ये एक जी, तरह का डिल्यूजन है, मतलब ये हुँ, इसको डिल्यूजनल पोजीशन कह सकते हैं। वो उनको अपने बारे में कुछ ज्यादा भ्रम हो गया है, या जी, बीजेपी को वो कम आंक रहे हैं, नीतीश हुँ, कुमार को भी कम आंक रहे हैं। तो ये एक तरह का डिल्यूजन है जो कई लेवल पर दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स में मांग भले बड़ी करनी चाहिए है, अपनी मांग करनी चाहिए है, लेकिन हमेशा अपनी वास्तविक स्थिति के अनुपात में जो चीजें आपको मिले उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हुँ, तो मांग करने को, और जब जब आप इस तरह की मांग कर रहे हो तो जो कंटेम्पररी पॉलिटिक्स हो रही है, समकालीन राजनीति में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी, देखिए लोकसभा के 13 एमपी हैं एकनाथ शिंदे के पास, और हुँ, बीजेपी उनको 10 सीट ऑफर कर रही है। 13 हुँ, एमपी वाली पार्टी जो मुख्यमंत्री हैं उनको 10 सीट ऑफर कर रही है। 4 जी, एमपी एनसीपी के हैं और 4 ही सीट ऑफर कर रही है बीजेपी अजीत पवार को। अजित इतने पवार को। पावरफुल जी, नेता हैं, इतने हुँ, पावरफुल नेता है, मतलब हम लोग हुँ, बिहार का कोई आदमी, आप तो चूंकि पत्रकार हैं इतने वर्षों से, तो आप जानते हैं बिहार का आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है कि क्या पावर होल्ड करते हैं अजीत पवार। जी, जो अपने पीक दिनों में लालू यादव जो पावर होल्ड करते थे, वो पावर अजीत पवार महाराष्ट्र में होल्ड करते हैं। तो बीजेपी हुँ, 4 सीट दे रही है। वो 1 लाख करोड़ रुपए के आदमी है। जी, प्रधानमंत्री से सीधी बात होती है, 4 सीट ऑफर कर रही है। हुँ, तो आप अपनी इस तरह से किसी तरह के डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अपने आसपास कोई, देखिए लोग कहते हैं कि ये फेसबुक का एक ज्ञान है कि कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। तो जी, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए हाँ, कि हाँ, आप 6 मांगेंगे तो बीजेपी 6 दे देगी, नहीं तो 5 तो दे हुँ, ही देगी। आप कहेंगे जी, तो पशुपति पारस को बाहर कर देगी, आप कहेंगे तो नीतीश कुमार को भी दबा देगी। इस तरह का भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। हुँ, पॉलिटिक्स में इस तरह के लिए भ्रम के लिए गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, इस तरह का जी, भ्रम आप दूसरे को दीजिए, अपने हुँ, मन में मत रखिए। दूसरे को भ्रम जी, दीजिए कि आप कितना पावरफुल हैं, आप क्या-क्या हुँ, कर सकते हैं। और दूसरा अगर उस भ्रम में फँस के आपको कुछ दे दे तो अलग चीज़ है। लेकिन हुँ, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भ्रम में फँसने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास एक-एक सीट का डाटा है, एक-एक सीट की फीडबैक है, एक-एक वोट का फीड की जानकारी उनके पास है कि कौन-सा वोट उनके साथ अलाइन करेगा, कौन-सा वोट डिस्ट्रैक्ट करेगा, कौन नेता साथ में रहेगा तो उसके साथ कितना वोट आएगा, कौन नेता छोड़ के जाएगा तो कितना नुकसान होगा। वो उन जी, लोगों ने सारे, अगर 1000 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो वो सब बना के रखे हुए हैं उन लोगों ने। तो उनको पता है कि आपकी हैसियत, आपकी स्थिति इस समय कितना सीट लेने की है। हम कोई इसमें गलत नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान को। जो भी व्यक्ति जी, पॉलिटिक्स कर रहा है, वो उसके लिए है कि वो ज़्यादा सीटें माँगेगा। हुँ, बिना माँगे तो कोई देता नहीं है। ज़्यादा सीटें माँगेगा, जी, ज़्यादा सीटों पर दावेदारी करेगा, थोड़ा टेंट्रम भी दिखाएगा, अपनी थोड़ी नाराज़गी भी दिखाएगा और नखरे भी दिखाएगा। जिसको ज़रूरत है वो मनाने आएगा। तो ज़रूरत अभी जी, बीजेपी को है। हुँ, इस बात को चिराग पासवान समझ रहे हैं कि अभी ज़रूरत बीजेपी की है। लोकसभा हुँ, चुनाव निकल जाने के बाद बीजेपी को किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो बीजेपी अपने दम पर जो चाहेगी सो कर लेगी। तो लोकसभा तक ही जो बार्गेनिंग हो सकती है सो होगी।
इसीलिए अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी वो बढ़ा रहे हैं। इस समय सभा करने का एक कारण ये भी था कि सभा करके और अपनी ताकत दिखाई चिराग पासवान ने, लोग जुटाए उन्होंने, ताकि मैसेज जाए दिल्ली तक कि इनके साथ लोग हैं, नौजवानों का एक जी। समूह है। इन्होंने हम्म। बिहारी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की है। देखिए, ये एक हम्म। बड़ा पॉलिटिक्स में जो जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में एक नया पॉलिटिकल शिफ्ट है, जो एक समय नीतीश कुमार ने शुरू किया था। बिहारी हम्म। सब नेशनलिज्म, बिहारी उपराष्ट्रीयता की राजनीति सबसे पहले नीतीश कुमार ने शुरू की थी, लेकिन फिर उन्होंने एक लिमिट के बाद छोड़ दिया उसको। वो जी। पॉलिटिक्स अभी प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उसी हम्म। पॉलिटिक्स में हाथ आजमा रहे हैं चिराग पासवान भी। तो हम्म। उस बिहारी अस्मिता, बिहारी पहचान, बिहारी आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स की है उन्होंने, उसका मैसेज उन्होंने पहुंचाना चाहा है दिल्ली। पहुंच गया मैसेज, लेकिन हम्म। उस मैसेज के दम पर 4 सीट या 5 सीट, 6 सीट बीजेपी नहीं देने जा रही। तो जो जी। वास्तविक स्थिति, आप पब्लिक में जो भी मांग करें, वास्तविक स्थिति की बात होगी तो लचीलापन दिखाना होगा, जाके बैठ के बात करनी होगी और जरूरत होने पर नीतीश कुमार के पास भी जाना होगा, उनका भी पैर छू लेना होगा जाके। ये नहीं होगा, नहीं। यहां अगर अड़े तब नहीं होगा। जी। जी, अजीत जी, जो अभी आपने बात करी कि हैसियत की बात करी, ताकत की बात करी और आखिर में वोट की ही बात होती है। देखिए, डाटा क्रंचिंग के जो काम करने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, मैं बीजेपी किसी से बात कर रहा था। उनका कहना है कि देखिए, चिराग पासवान को जो गुमान 2020 के विधानसभा चुनाव में मिले मत को लेकर है, वह गुमान किया जाना ठीक नहीं। वह वोट किसे आया था, उम्मीदवार कहां से आए थे, पीछे कौन था, यह सभी को पता है। चिराग बिल्कुल। पासवान को देखना यह चाहिए कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब उपचुनाव हुए तो उनके उम्मीदवारों को मत कितना मिला। तो उपचुनाव में मिले मत आपकी ताकत को दिखाते हैं और इन्हीं उपचुनावों में मिले मत बोछा और कुर्नी पर अपनी ताकत मुकेश सहनी भी बता रहे हैं। जब उपचुनाव होते हैं तो आपकी असली ताकत का पता चलता है कि आपने बिल्कुल। अपना उम्मीदवार दिया और कितना मत मिला। तो डाटा क्रंचिंग करने वाले जो आपने कहा ना कि अमित शाह को सब पता है, एक एक सीट के बारे में जानकारी है, किसकी कितनी हैसियत है, कौन दावेदार है, कौन कितना प्रतिशत वोट काट सकता है, कौन कितना प्रतिशत वोट ला सकता है। तो डाटा क्रंचिंग कहता है कि उपचुनाव में मिले मत को गिनिए और फिर बात कीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और व्यवहारिक बात है। हम बार बार इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी। आपको जो है, कभी भी मैंडेट का जो भी जनादेश आपको मिला है, जो वोट मिला है, कभी उसको अगर आप मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसकी आप गलत व्याख्या हम्म। करते हैं, तो एक तरह के भ्रम का शिकार होते हैं और उस भ्रम में डूब जाते हैं। तो जी। ये उस डूबने का मामला, अगर आपने इस तरह को इसकी व्याख्या ऐसे की है जो 2020 के विधानसभा चुनाव की, कि वो आपकी आंधी थी, आपने एक वैकल्पिक राजनीति की और उसका लाभ मिला, तो वो ऐसी बात नहीं थी। वो जी। वोट जो है वो आपको, वो जो उम्मीदवार आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, कुछ इधर उधर से उम्मीदवार आए, कुछ वोट उनके थे, कुछ बीजेपी की तरफ से गए हुए वोट थे, जिसका एक मकसद था कि किसी तरह से नीतीश कुमार हार जाए, कमजोर हो जाए। तो वो जी। वास्तविक ताकत नहीं है, वो वास्तविक ताकत हम्म। नहीं है और इसकी गलत व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं। वास्तविक जी। ताकत वो है जो, अब तो कई चुनाव हो गए ना, 2005 से हम्म। लोक जनशक्ति पार्टी, 2004 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी। 2005 के पहले चुनाव में तो सत्ता की चाबी मिल गई थी नीतीश कुमार को। तो अब जी। 20 साल, ये माफ करिएगा, रामविलास पासवान को। अब 20 साल हम्म। हो गए। तो 20 साल के अलग-अलग चुनावों में पार्टी को कितना वोट मिला है? हम्म। जब आप बीजेपी के साथ होते हैं तो आपको कितना वोट मिलता है? मतलब बीजेपी जेडीयू के साथ होते हैं तो कितना वोट मिलता है? बीजेपी के साथ होते हैं तो कितना वोट मिलता है? जब आप आरजेडी के साथ गए तो आपको कितना वोट मिला? तो इन सब चीजों का, इनके पास भी तो डाटा की टीम होगी। आजकल तो जी। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो डाटा की टीम नहीं बैठाती है। तो उस हम्म। डाटा की टीम से, देखिए, भीड़ जुटना तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। भीड़ तो आजकल ऐसे भी पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, माहौल राजनीतिक रूप से एकदम जागृत है, जनता कोई भी रैली लेके निकलेगा तो लोग जुट जाएंगे। अब अगर हम्म। गांधी मैदान की भीड़ पर तेजस्वी यादव समझने लगे कि अब तो हमारा समय आ गया, हमारी सरकार बनने जा रही है, तो वो तो गलतफहमी होगी। इसी तरह से जी। वैशाली की सभा से अगर चिराग पासवान समझे कि अब तो हमने मैसेज पहुंचा दिया, अब तो हमको देनी होगी, तो वो भी गलतफहमी होगी। आप हम्म। इतने चुनावों से, 2005 के 2 चुनाव हुए, उसके बाद 9 के चुनाव हुए, 10 का चुनाव, 14, 15 का चुनाव, 19, 20 का चुनाव, ये सारे चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने लड़े हैं, गठबंधन में लड़े हैं, इधर से लड़े, उधर से लड़े। इसमें क्या वोट मिले, उनका एवरेज निकालिए। उस जी। वोट के अनुपात को देखिए कि क्या वोट है और उस हम्म। अनुपात में आपको कितनी सीटें मिलती हैं। हमने पहले भी एक हम्म। बार ज्ञानेश्वर जी कहा था कि 2014 में जो 7 सीटें मिली, वो अगर उस समय नीतीश कुमार के अलायंस में रहते तो अव्वल तो अलायंस नहीं होता, और होता तो उसी समय फिक्स हो गया होता उपेंद्र कुशवाहा की तरह कि आपको भी 2 या 3 सीट मिलेगी। हम्म। उस समय तो दोनों पार्टियां अलग अलग थीं
और जेडीयू ने, चूंकि 2014 के चुनाव में पहले जेडीयू से ही बात हो रही थी रामविलास पासवान जी की, और उस समय रामचंद्र जी जीवित थे, एमपी थे, एमपी नहीं थे लेकिन वो जीवित थे, वो जाते थे बात कर, तो 7 सीटें जेडीयू ने ऑफर की थी, तो उसी को मैच कर दिया बीजेपी ने कि भाई जेडीयू ने 7 ऑफर किया तो हम भी 7 दे देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। तो वो बाई चांस, एक बाई चांस उस समय जो है बाई डिफॉल्ट जिसको कहते हैं, आपको 7 सीटें मिल गई थी जी। नहीं तो लोकसभा की, विधानसभा की 4 सीटों वाली पार्टी थोड़े लोकसभा में 7 सीट डिजर्व करती है, 7 सीटें बाई डिफॉल्ट मिल गई। तो अब इसको आपने अधिकार मान लिया कि ये हमारा अधिकार हो गया, अगली बार भी 6 सीटें और 1 राज्यसभा मिल गई, तो आपका अधिकार और मजबूत हो गया। नहीं, जीत कर आए भी ना, 7 में 6 जीत कर आए भी ना, और 6 में 6 जीत कर आए भी जी। आपके 6 जीत के आए, 7 में तो आपके अपने उसको सचमुच अपने अधिकार पर और मुहर लग गई आपको जी। ये भी तो देखिए कि नीतीश, आप लालू यादव के साथ कितना लड़ते थे, कितना जीते, अकेले लड़के कितना जीते, और अलायंस में लड़के कितना जीते, तो वो अधिकार बन गया आपका। अब वो अधिकार नहीं है। आज देखिए, आज कहां उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट का अधिकार बता रहे हैं कि हमारा 3 सीट का राइट है। लोग 14 में तो लड़े थे 3 सीट पर, तो नहीं, राइट नहीं है वो। आप मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं 7 सीट या 6 सीट, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिला था। आज नीतीश कुमार साथ में है बीजेपी के, और उसके साथ 2-3 और सहयोगी पार्टियां हैं, तो एडजस्ट करना होगा आपको। और बीजेपी उनको कह रही है बार बार, हमको किसी ने बताया कि ये एग्जाम्पल, मिसाल बीजेपी ने दी कि भाई जब हम आए नीतीश कुमार के साथ 19 में, तो हमने अपनी जीती हुई 6 सीटें छोड़ी उनके साथ समझौता करने की। तो समझौता करने का की अगर मंशा होगी, आपकी नीयत ठीक होगी कि आपको समझौता करना ही है, आपको एनडीए में रहना है, तब तो रास्ता निकल जाएगा ज्ञानेश्वर जी। तब जैसे हम लोग यहाँ कहावत कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जाता है, जग के जो सोने का नाटक कर रहा है उसको थोड़े जगाइएगा आप। तो अगर आप जबरदस्ती ये मन बना लेंगे कि हम दूसरी तरफ जाना है, और इधर जबरदस्ती बात करेंगे, तो समझौता नहीं होगा। अगर आपकी मंशा ठीक है, नियत ठीक है, आपको एनडीए में रहना है, आपने कहा है कि आप नरेंद्र मोदी के हनुमान है, और वो हनुमान वाला जो कर्तव्य है वो पूरा करना है। भाई ये तो कोई भी प्रतीक तो ऐसे नहीं चुना जाता है ना, हनुमान का प्रतीक बड़ा सोच समझ के चुना जाता है। आपको उनकी तरह समर्पण भी दिखाना होती है, उनकी तरह प्रतिबद्धता भी दिखानी होती है कि जाकर के पर्वत पहाड़ उठा ले आना है संजीवनी के लिए, तो वो भी ले आएंगे, और पाताल में जाकर के अहिरावण की कैद से छुड़ाना है राम जी के पूरे परिवार को, तो वो भी करेंगे। ये तो नहीं होगा ना कि जब जरूरत है राम जी को, तो उसके बाद हनुमान गायब हो गए। तो ये अगर आप अपने आपकी निष्ठा पर सवाल उठ रहा है, ये जो इतने वर्षों तक, और अगर यहाँ हम ये भी कहेंगे ज्ञानेश्वर जी कि अगर कोई कुंठा है, अगर कोई नाराजगी अंदर में बीजेपी को लेकर के है, तो वो जाहिर कर देना चाहिए। अगर ये नाराजगी है कि घर टूटा हमारा, घर टूटने का मतलब कि चाचा भतीजा हम लोग अलग हुए, पार्टी तुड़वाई गई हमारी, बंगला खाली कराया गया 12 नंबर जनपद का, तो अगर उसकी तकलीफ है बीजेपी से, होनी ही चाहिए निश्चित रूप से, वो एक सूल चुभता होगा उनके मन में, तो उसकी शिकायत करिए आप। वो भी कहिए कि हमको ये शिकायत थी कि हम जब मुश्किल क्षण में थे तो हमारी मदद नहीं की गई। और आप मिसाल दे सकते हैं, समझना चाहते हैं अजीत जी, एक चीज और समझना चाहते हैं। देखिए वो दर्द तो है ही, हम एक मिसाल दे रहे थे, खाली ज्ञानेश्वर जी एक मिसाल दे रहे थे हम कि उनका जब मुश्किल समय था चिराग पासवान का, तो बीजेपी ने मदद नहीं की, छोड़ दिया उनको। लेकिन जब रामविलास पासवान का मुश्किल समय था, तो कांग्रेस ने मदद की थी, लालू यादव ने मदद की थी, लालू यादव ने राज्यसभा भेजा था, लालू यादव ने मदद की थी, बिल्कुल। 4 एमपी 4 एमएलए वाली पार्टी का राज्यसभा भेजा था उन्होंने, और उसके बाद उस समय 4 या 9 थे एमएलए, 9 एमएलए थे शायद, 10 में जो भी थे, लेकिन लालू यादव के बगैर जाते नहीं ना। लालू यादव ने मदद करके उनको राज्यसभा भेजा, और जब तक वो राज्यसभा में नहीं गए थे, लगभग 1 साल तक वो बंगला कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए बनाए रखा, उस बंगले में इनको रहने दिया 12 नंबर जनपद में। और जब उनके बंगले में एक बार आग लग गई थी, तो सोनिया गांधी पैदल चल के गई थी उनका देखने कि आपके घर में क्या नुकसान हुआ आपका। यहाँ तो सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था, और बीजेपी का कोई आदमी एक आंसू गिराने नहीं आया कि आप बेघर हो गए। तो अगर इसकी शिकायत है कोई चिराग पासवान को, तो वो शिकायत जरूर करनी चाहिए जी, तो शिकायत जरूर करनी चाहिए। लेकिन देखिए एक बात और हम जानना चाहते हैं, और यह बात समझ में आती भी है कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं चाहते हैं, और मुलाकात कर सीटों पर बातचीत करना नहीं चाहते, कि उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार से हम क्यों बात करें। और कल जब वे भाषण कर रहे थे, तो उनका सबसे ज्यादा कटाक्ष, उनका सबसे ज्यादा अटैक नीतीश कुमार पर ही था। तो बगैर नीतीश कुमार से बात किए एनडीए अलायंस में चिराग पासवान की सेहत क्या ठीक रहेगी? बीजेपी क्या इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज दिखें, नाराज रहें, और बीजेपी से दोस्ती बनी रहे?
तो फिर तो वही स्थिति होगी 2020 वाली। नहीं होगी, नहीं। फिर आप देखिए, फिर अब वही बात, फिर तुलसीदास, हर जगह तुलसीदास ध्यान आ जाते हैं कि शिव जी। द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। तो ये हुँ। नहीं हो सकता है कि शिव के द्रोही हैं और राम जी के भक्त हैं। जी। अलायंस में है तो ये नहीं होगा। जो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई नॉनसेंस इस बार बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी का दांव पर है। ये चुनाव जी। बीजेपी का है, चुनाव नरेंद्र मोदी का हुँ। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। ये नहीं हो हुँ। सकता है यहाँ कि आप इधर तो भक्ति दिखाएं और उधर जमीन खोदें। हुँ। नरेंद्र मोदी ने दो टारगेट फिक्स किए हुए हैं, 370 और 400 का। और जी। दोनों टारगेट, दोनों चीजें वो एक 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 सांस में बोलते हैं कि हुँ। 370 बीजेपी को और एनडीए को 400। तो हुँ। ये कोई आदमी अगर पलीता लगाने चलेगा कि हम 400 वाले में पलीता लगा दें, तो इसका मतलब कि हुँ। 370 वाले में भी लगा रहा है। भाई पहले बिल्कुल। 370 पहुंचेगा, उसके बाद ही तो 400 का नंबर आता है। जी। तो आप 400 रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब 370 भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। तो ये हुँ। बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ तो हुँ। आपको इस बार परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन दिखाना होगा। हुँ। एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन दिखाना होगा कि मतलब जो आपको अलायंस। कहना होगा मतलब आपको कहना होगा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, वह विश्वास और विकास की रफ्तार वाली सरकार है, जैसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और अमित शाह कह रहे हैं। तो यह चिराग पासवान को भी कहना होगा। बिल्कुल कहना होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। एनडीए में रहना है तो जी। नीतीश नीतीश भी कहना होगा। खाली मोदी मोदी कहने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी। मोदी भी कहना है, नीतीश नीतीश भी कहना है, एनडीए में रहना है। तो जब आप जी। जाएंगे चुनाव प्रचार में, तो वोट आपको मांगना है तो दोनों का नाम लेना है। हुँ। जब जब नरेंद्र मोदी स्वयं हर मंच पर खड़े होकर के और कहेंगे नीतीश कुमार का नाम, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाएंगे, तो चिराग पासवान एनडीए में रह के कैसे नहीं दिखाएंगे। तो जी। उसके पहले आपके लिए ये जरूरी है, जब बीजेपी ने कहा है उनको, कि जाके जी। एक बार नीतीश कुमार से बात करिए। और ये तो हुँ। हम लोग उस दिन भी चर्चा कर ही रहे थे ना, कि ज्ञानेश्वर जी की कुछ सीटें तो ऐसी भी हैं जो सीटें चाहिए इनको, जो जेडीयू की सीटें। तो हाँ, उस वाल्मीकि सीट नगर है, जहानाबाद है, तमाम ऐसी सीटें हैं जो आपको चाहिए जेडीयू से। तो उससे बिना बात किए उनके बिहाफ में बीजेपी थोड़े दे देगी। और जी। जब हमने उस दिन भी कहा था कि तीन घरवा समझौता की जो बात कही थी, तो उसमें ये हुँ। नहीं हो सकता है कि वाया मीडिया बात हो, कि जी। आपके तरफ से बीजेपी बात करे, आपसे मैसेज ले, फिर बीजेपी वो मैसेज जेडीयू को कन्वे करे, फिर जेडीयू जो हुँ। कहे बीजेपी से कहे, फिर बीजेपी आपको कहे। ये नहीं होता है। ये ऐसी इस तरह से नहीं बात होती है, आमने सामने बैठ के ही बात करनी होती है। तो एक तरह का ठीक सद्भाव है। जो आपने कहा कि सद्भाव जी। उनके सहनी के प्रति है, नीतीश कुमार का सद्भाव। वो हुँ। जरूरत होगी तो दिखा भी देंगे। उपेंद्र हुँ। कुशवाहा के लिए भी है, जीतन राम मांझी के लिए भी है, चिराग पासवान के लिए नहीं है। तो इस बात को मान लीजिए कि नहीं है, लेकिन एक तो ये जी। कन्वीनियंस का समझौता होता है ना, ये तो कॉम्प्रोमाइज होता है। इसमें कोई जी। रिश्तेदारी थोड़ी करनी है कि आप उनको खुश करने की जरूरत है। आप कॉम्प्रोमाइज इस हुँ। समय करिए खाली कि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों को साथ आना है। हुँ। तो ठीक है, देखिए, यदि एनडीए में रहना है तो चिराग पासवान को भी नीतीश नीतीश करना होगा। मुकेश सहनी की हम बात करें तो मुकेश सहनी के बारे में भी फैसला आज से कल तक हो जाना है। और आज जब लंदन से लौटे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने तो मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन संजय झा ने बातचीत की और कहा कि कई सीटें एक्सचेंज होगी। बीजेपी और जेडीयू में सद्भावना रही तो इनके साथ चिराग पासवान के भी साथ हो जाएगी। तो नीतीश कुमार की पार्टी भी सीटों की अदला-बदली के लिए तैयार है और अगले 72 घंटे में देखिए, अब तो चुनाव आयोग में आयुक्त एक कम हो गए हैं, वहाँ नियुक्ति होनी है, वह भी 15 तारीख तक। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बवाल दे दिया है कि भाई एसबीआई को कहा है कि आप 24 घंटे के भीतर बताइए। तो इन तमाम परिस्थितियों में बिहार चुनाव के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तो आश्वस्त दिख रहे हैं आपको संजय जी, अजीत जी? हाँ, ये क्या है कि नीतीश कुमार बीजेपी की बात तो हो गई है, जाने के पहले ही हो गई है। जी। जब वो लंदन हुँ। जाने के पहले भी आपने बताया था कि वो संजय झा ने बात की थी, वो बात करके गए थे, उनकी बात हो गई है, उनमें दिक्कत नहीं है। और सीटों जी। की अदला-बदली के लिए भी बड़ी आसानी से नीतीश कुमार इसलिए तैयार है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका एमपी सब जो है, वो 2 बार से लगातार जीत रहा है। 2 बार से बिल्कुल। लगातार उन्हीं सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं या जीत रहे हैं, हार रहे हैं, उन्हीं सीटों पर है। उनके चेहरे देख कर के जी। लोग थके हुए हैं। तो हुँ। ऐसे में कि चेहरा अगर अगर सीट बदल जाएगी और नया हुँ। चेहरा ले आएंगे, तो उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी का खतरा खत्म हो जाएगा। कम से कम एक तो खतरा खत्म होगा एंटी इनकम्बेंसी का, जी। जो अभी तो डबल ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है। हुँ। स्टेट की भी है, लोकल भी है, सेंटर की भी है। तो कहीं ना कहीं अगर सीट बदलती है और चेहरे बदलते हैं, तो उसका फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। इसीलिए जी। बहुत सहज तरीके से जेडीयू तैयार है सीटों की अदला बदली करने के लिए। बीजेपी हुँ। भी सीटों की अदला बदली के लिए तैयार है। तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत देखिए, उसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अभी नंबर ऑफ सीट्स तय हो जाएँ, तो अदला-बदली में जी। दिक्कत नहीं होगी। और चिराग पासवान हुँ। को भी पता है कि भई अगर नहीं मिली सीट, अगर वाल्मीकि नगर नहीं मिली, तो उनका कुछ नुकसान नहीं होना है।
मान लीजिए राजू तिवारी नहीं लड़ेंगे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो जहां भी मिलेगी सीट वो इस अलायंस में जीत जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है बीजेपी के वोट के साथ भी और नीतीश कुमार के वोट के साथ भी। उनका दोनों का वोट मिला करके उसमें इनका वोट और इनके कैंडिडेट का वोट मिलता है और विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जहां भी मिलेगी, ज्यादा सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा सीट मिलेगी तो हम ज्यादा जीतेंगे, एक पार्टी की हैसियत बनेगी, जो हैसियत पिछले लगभग 3 साल से खत्म है, जो हैसियत जीरो हो गई है, वो हैसियत बनेगी। और दूसरा, इनको अपने भरोसे के लोगों को लड़ाने के लिए भी सीट चाहिए। एक तो परिवार के आदमी के लिए ही मांग रहे थे, जो आपने कहा था कि वो चाहते हैं कि इस तरह की सीट मिले कि हाँ, टूटने की स्थिति में परिवार एक रहे, जिस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी एकजुट रह गई और मुकेश सहनी की नहीं रही, तो उस तरह की स्थिति भी वो अपने लिए चाहते हैं। तो बार्गेनिंग वो इसके लिए करेंगे ना। अब ये दिखाने के लिए बार्गेनिंग होगी कि हम राजू तिवारी के लिए भी कर रहे हैं, अरुण कुमार के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन मेन तो ये है कि कोई भी सीट मिले, हमको 4 सीट मिले। 6 की तो बात नहीं, 6 की तो बात ही नहीं होगी, लेकिन 4 मिल जाए, तो 4 मिल जाए, तो उसमें इस तरह से 2 मिल जाए। तो अपने समर्थकों से कह रहे हैं 5 मिल चुका है, छठे की हम बात कर रहे हैं। खैर अभी इस बात पर हम भरोसा नहीं करते हैं, और क्या होगा देखिए, अब तो 24-48 घंटे में स्पष्ट हो ही जाएगा। तो जो भी जानकारी होगी हम लोग तो साझा करते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखें अजीत जी, और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।